जेएनयू ने तंजानिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलूहू हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किया सम्मानित। विदेश मंत्री ने कहा, ग्लोबल साउथ के मुद्दों को लेकर भारत गंभीर। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक। 1645 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को दी गई मंजूरी। प्रदेश के मुख्य सचिव ने पराली जलाने को रोकने के प्रयासों के बारे में की समीक्षा बैठक। कहा, पराली को आग लगाने वाले व्यक्तियों और पराली जलने वाले स्थानों पर पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। और वीर चक्र विजेता कमांडर इंद्र सिंह का 100 वर्ष की आयु में हुआ निधन। वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाक पनडुब्बी गाजी को नष्ट करने में निभाई थी अहम भूमिका। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। तंजानिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलूहू हसन को आज मजबूत भारत तंजानिया संबंधों को बढ़ावा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर हसन ने सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, ये सम्मान उनकी स्मृति में हमेशा अंकित रहेगा, क्योंकि ये किसी विदेशी देश में उनके लिए पहला पुरस्कार है। My heart is brimming with gratitude and my soul is humbled by the profound recognition bestowed upon me by this great university. Receiving an honorary doctorate is an extraordinary privilege that I accept with great pride and humility. I extend my heartfelt appreciation to Jawaharlal Nehru University for deeming me worthy of her honoris causa. This honorary causa degree will forever be etched in my history as the first to be awarded to me by a foreign country. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन को जेएनयू से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान करना भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। उन्होंने कहा, शिक्षा और क्षमता निर्माण भारत तंजानिया संबंधों के महत्वपूर्ण पहलू हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा, 5000 से अधिक तंजानिया नागरिकों को भारत के शैक्षणिक संस्थानों में प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने कहा, दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध हमेशा एक मजबूत सतह रहे हैं। Relations marked by sound political understanding, regular high-level visits, diversified economic engagement, and strong people-to-people contacts. Our trade relations with Tanzania date back several centuries, when traders from the western coast of India first traveled to East Africa along the maritime route for trade and commerce. In fact, yesterday, when the Honorable President met Prime Minister Modi, this was the connect between our western coastline, the state of Gujarat, and Zanzibar in particular, I think was very much the subject of conversation. इजराइल ने हमास आतंकियों के देश में घुसकर हमले के 3 दिन बाद गजा सीमा पर फिर से नियंत्रण करने का दावा किया है। इजराइल की सेना उन स्थानों पर बारूदी सुरंग बिछा रही है जहां से घुसकर हमास आतंकियों ने हमला किया। इजराइल का ये बयान हमास के ठिकानों पर हाल के हवाई हमलों के बाद आया है। इससे पहले हमास ने चेतावनी दी थी कि बिना बताए फिलिस्तीन के नागरिकों के घरों को निशाना बनाया गया तो इजरायली बंधकों की हत्या कर दी जाएगी। इजराइल की सेना ने कहा है कि कल कोई भी आतंकवादी सीमा पार कर देश में नहीं घुसा। इस बीच इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास के बीच संघर्ष में मृतकों की संख्या 1600 के करीब पहुंच गई है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इजराइल में 900 से अधिक लोग मारे गए हैं, कम से कम 2600 घायल हुए हैं और हमास ने अनेक बंधक बना लिए हैं। फिलिस्तीन में लगभग 700 लोग मारे गए हैं और 3726 घायल हुए हैं। वहीं आज इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने अपडेट देने के लिए नेतन्याहू का आभार जताते हुए कहा कि भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा करता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति, हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी और विभागीय उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में 1645 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई है। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 29 करोड़ रुपए की बचत की गई है। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में सिंचाई, क्रिड, पुलिस, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शुगरफेड, विकास एवं पंचायत विभागों के 29 एजेंडे, DHPPC में 7 एजेंडे तथा हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी में सिंचाई, लोक निर्माण सहित कुल 20 एजेंडे रखे गए और सभी एजेंडों को मंजूरी प्रदान की गई है। बैठक में हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा ओल्ड पुलिस लाइन हिसार में 48 टाइप 2 तथा 24 टाइप 3 मंजिला मकान बनाने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा गांव में स्ट्रीट लाइट लगाने, 63 kVA ट्रांसफार्मर की खरीद, शुगरफेड के लिए PP बैग, भारत नेट परियोजना के तहत गांव में फाइबर इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई। साथ ही 2000 लीटर क्षमता की 36 सीवेज सफाई मशीनों की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इससे छोटी गलियों में जाकर सीवरेज की सफाई सुनिश्चित की जा सकेगी। प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आज पराली जलाने को रोकने के प्रयासों के बारे में समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव ने वर्चुअल बैठक के दौरान सभी जिला उपायुक्तों को पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास करने और इस समस्या के हल के लिए प्रभावशाली ढंग से रूपरेखा तैयार करने की हिदायत की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रभावित क्षेत्रों में पराली जलाने को रोकने के लिए रणनीति तैयार करने के साथ साथ अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित तौर पर समीक्षा बैठक करें। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के मद्देनजर इस चुनौती का तालमेल से प्रभावशाली हल सुनिश्चित करने के लिए ये बैठकें महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस समस्या के निपटने की वचनबद्धता के अंतर्गत पराली को आग लगाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ तथा पराली जलाने वाले स्थानों पर पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इस सख्त रुख का उद्देश्य वायु प्रदूषण में वृद्धि करने वालों को रोकने और उन्हें जुर्माना करना है। मुख्य सचिव ने जमीनी स्तर पर निगरानी के लिए SDM के साथ प्रतिदिन समीक्षा करने पर भी जोर दिया। उन्होंने जिला उपायुक्तों को स्थानीय सरपंचों से तालमेल रखने की भी हिदायत करते हुए कहा कि पराली जलाना और वायु की गुणवत्ता व लोगों के स्वास्थ्य पर इसके बुरे प्रभाव को रोकने के लिए हरियाणा सरकार वचनबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इटली की सरकारी यात्रा के पहले दिन कल रोम में रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा औद्योगिक निगम में अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री ने इटली की रक्षा कंपनियों के साथ भारतीय स्टार्टअप का सहयोग बढ़ाने का सुझाव दिया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने प्रशिक्षण, सूचना के आदान प्रदान, समुद्री अभ्यास और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। रक्षा क्षेत्र में सहयोग के समझौते में सुरक्षा और रक्षा नीति, अनुसंधान और विकास, सैन्य क्षेत्र में शिक्षा, समुद्री क्षेत्र में जागरूकता, रक्षा सूचना साझा करना और औद्योगिक सहयोग शामिल है। इसमें संयुक्त उद्योगों की स्थापना और संयुक्त उत्पादन तथा संयुक्त निर्माण भी शामिल है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली में बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से आंगनवाड़ी की व्यवस्था कैसी हो इस पर चिंतन होता रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नेशनल मिशन बनाया है। कि ये एक आंगनवाड़ी की सहायता या दीदी का मिशन नहीं, ये एक नेशनल फ्लैगशिप मिशन बनेगा और पोषण अभियान ने उसी दृष्टिकोण से जन्म लिया। जिन्होंने प्रशासन में अपनी वर्षों वर्ष सेवा दी है, उन्होंने शायद ही कभी यह कल्पना की होगी कि जो आंगनबाड़ी की व्यवस्था एक मंत्रालय के सौजन्य से चलती थी, उस व्यवस्था को व्यापक रूप दिया जाएगा और ये मिशन सिर्फ महिला बाल विकास मंत्रालय का मिशन बनकर रह नहीं जाएगा, बल्कि 18 देश की मंत्रालय और हर प्रदेश की सरकार का
अपना मिशन बन जाएगा। कुपोषण के प्रबंधन के लिए ये प्रोटोकॉल आंगनवाड़ी स्तर पर कुपोषित बच्चों की पहचान और प्रबंधन के लिए विस्तृत कार्यक्रम है, जिसमें रेफरल, पोषण प्रबंधन और अनुवृत्ति देखभाल पर ध्यान देना शामिल है। कुपोषण तब होता है जब किसी व्यक्ति के आहार में शरीर के समुचित कार्य के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण पोषक तत्वों और ऊर्जा की कमी होती है। इसमें अल्प पोषण जिसके कारण विकास रुका हुआ है और अति पोषण जिसके कारण मोटापा और संबंधित समस्याएं शामिल है या दोनों शामिल हैं। कुपोषित बच्चों की पहचान और उनका उपचार मिशन पोषण के दूसरे चरण का एक अभिन्न पहलू है। इस आयोजन में देश भर से महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि मानसिक बीमारी वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित की जा रही है। इस दिशा में कई सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। मानसिक बीमारी वाले लोगों के लिए जी स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं प्रदान करने और ऐसे लोगों के अधिकारों की रक्षा एवं मानसिक स्वास्थ्य का प्रचार और पूर्ति के लिए मेंटल केयर एक्ट 2017 अधिनियमित किया गया है। वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों के शुभारंभ के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण एक प्राथमिकता बन गया है। देश भर पूरे 1.6 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां और मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों के लिए सेवाएं प्रदान की जा रही है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को लेकर आज जिला फतेहाबाद के खालसा शताब्दी कॉलेज रतिया में विशाल सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों को सलाह दी। इस अवसर पर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर रविंदर पुरी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग जिला फतेहाबाद की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को तथा अन्य लोगों को शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी उत्तम रखने की सलाह दी गई। स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य निरीक्षक डॉक्टर राजेश ने बताया कि विद्यार्थियों को अपने मानसिक संतुलन को सही रखने के लिए तनाव नहीं लेना चाहिए। जिंदगी संस्था के अध्यक्ष हरदीप सिंह ने कहा कि सरकार तथा प्रशासन ने ये बहुत ही अच्छा जागरूकता अभियान चलाया है, जिससे न केवल विद्यार्थी बल्कि आम लोग भी अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। की तरफ से सीएमओ मैडम की तरफ से उनकी तरफ से इस आयोजन में सहयोग दिया गया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि लोगों को अपनी मानसिक सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। यही समझाना प्रयास करते हैं कि मानसिक स्थिति अपनी मजबूत बनाए रखने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और हमें जो मानसिक रोग है उससे बचाव के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, उसके लिए जागरूक करने के लिए आज आए हुए हैं। और बच्चों को हम जो आजकल मानसिक स्थिति खराब करने के जो कारक हैं उनके प्रति अवेयर कर रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद विद्यार्थियों ने बताया कि मानसिक जागरूकता चेतना शिविर उनके लिए बहुत बेहतर साबित हुआ है, क्योंकि विशेषज्ञों ने उन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की सलाह दी है तथा किसी भी प्रकार के डिप्रेशन तथा तनाव से बचने के लिए उपाय बताए हैं। ये मेंटल की जो हमें आज तक पता ही नहीं होता है, उनके बारे में हमें कोई नॉलेज ही नहीं होती है, ऐसी चीज़ें हमें उन्होंने बताई हैं। तो उनके बारे में हमें ये लेक्चर जो बहुत ही अच्छा लगा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि हमें एक बीमारी बताई गई है कि हम जो सोचते रहते हैं सारा दिन, एक स्ट्रेस हो जाता है जो कि हमारे सबसे बड़ा बीमारी का कारण बनता है, हमारी मेंटल हेल्थ को बीमार करने का जो कारण बनता है। तो हमें इनके इलाज भी बताया गया है, हमें बहुत अच्छा लगा। मेंटल के प्रति हमने बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि मान लीजिए हमने हमारे इस प्रांगण के प्राचार्य महोदय ने हमें बताया कि आप डिप्रेशन से कैसे दूर हो सकते हो, आप मानसिक से कैसे दूर हो सकते हैं। हमें नई प्रकार की बातें सीखने को मिली और यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल से भी मैडम आए और भी उनके साथ साथी आए, उन्होंने भी हमें बहुत कुछ सीखने को बताया। सिरसा जिले में इस वर्ष अब तक 168 डेंगू के पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। फिलहाल सिरसा में 6 एक्टिव मरीज हैं। इनमें से 3 मरीजों का नागरिक अस्पताल में तो वहीं 3 मरीजों का प्राइवेट अस्पतालों में उपचार चल रहा है। डेंगू लार्वा के निस्तारण के लिए लगातार जिला में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग व प्रशासनिक टीमें अब तक जिला में 40,000 घरों का सर्वे कर चुकी हैं और डेंगू का लार्वा मिलने पर 1700 लोगों को नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं।
इसी के साथ डेंगू की जांच के लिए निजी लैबों के रेट भी निर्धारित किए गए हैं। किसी भी मरीज की जांच के लिए 600 रुपये से ज़्यादा का चार्ज नहीं किया जा सकता। नागरिक अस्पताल में भी मरीजों को उपचार के लिए 12 बेड का स्पेशल डेंगू वार्ड बनाया गया है। इसी के साथ रानिया, डबवाली, कालामली, एलनाबाद में भी बेड रिजर्व किए गए हैं। नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर महेंद्र भादु ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग स्पेशल अभियान चला रहा है। लोगों को कूलर, फ्रिज के पिछले हिस्से, टायरों में पानी जमा नहीं होने देने की अपील की जा रही है। साथ ही डेंगू के बचाव के लिए पूरी बाजू के कपड़े पहनने व मच्छरों से बचाव के उपाय करने की भी अपील की जा रही है। हमें 168 केस हैं जो पूरे इस वर्ष के अंदर आए हैं, और पिछले 2-3 महीने में इनका एक पीक सीजन होता है जिसके अंदर ब्रीडिंग काफ़ी बढ़ जाती है मच्छरों की। अभी कुछ केसेस आज की डेट में बात करें तो 3 केस हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और 3 सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मुख्य रूप से जागरूकता का सबसे बड़ा रोल है। जागरूकता में हर गली मोहल्ले में जो हमारी रैलियां भी निकालते हैं, लोगों को घर घर जाकर जागरूक भी करते हैं। उनके कूलर हैं, टायर हैं, फ्रिज के पीछे का हिस्सा है या छतों पे जो भी पुराने बर्तन रखे हैं उनकी सबकी सफाई के लिए उनको प्रेरित करते हैं और लार्वा की जांच भी करते हैं। तो हम अब तक ज़िले के अंदर लगभग 1700 लोगों को नोटिस दे चुके हैं, और उसके अलावा हमने लगभग 40,000 घरों का सर्वे भी किया है पिछले 3 महीने में। और गाँव में भी हम जैसे नालियों की सफाई है, शहरों में भी नालियों की सफाई है, और जो पानी के रुकने के स्थान हैं उनको सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे सरकार के उनके से बातचीत करके उनको भी जागरूक करते हैं कि वो हर स्तर पर निगरानी रखें। जिला फतेहाबाद की अनाज मंडियों में धान की आवक जोरों से चल रही है तथा अनाज की लिफ्टिंग का कार्य भी तुरंत हो जाने के कारण व्यापारियों तथा किसानों में काफ़ी खुशी पाई जा रही है। मार्केट कमेटी के सचिव मेजर सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा तय किए गए नियमों के मुताबिक धान की फसल की खरीद की जा रही है। उन्होंने बताया कि किसानों से फसल MSP रेट पर खरीदी जा रही है तथा भुगतान भी निर्धारित समय पर किया जा रहा है। पानी, सफाई, किसानों के लिए रेस्ट और सभी चीज़ की पूरी सुविधा है और बहुत ही बढ़िया हमारी मंडी चल रही है। हम किसानों से अपील करते हैं सुबह के लें, सही मॉइस्चर पे लें, और जो भी हमारी खरीद हो रही है MSP पे हो रही है। और अभी तक तो किसी प्रकार किसी को कोई दिक्कत आई नहीं। हमारे लगभग 2.25 लाख की कल तक परचेज होगी। किसानों का काफ़ी सहयोग है, आढ़ती भाइयों का भी सहयोग है। सरकारी MSP रेट है जी 2203 रुपये वही बिक रहे सर। और किसानों से फिर अपील करते हैं भी सफाई करके लें, अपने पंजीकरण की कापी और आधार कार्ड की कापी अपने साथ लेके आए। अपनी फसल बेचने आए किसानों ने बताया कि उनकी फसल MSP रेट पर बिकने से तथा निर्धारित समय पर भुगतान होने से वे खुश हैं। उन्होंने सरकार द्वारा किए गए व्यापक प्रबंध के लिए सरकार तथा प्रशासन का धन्यवाद किया है। आते ही कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमारे को चावल आते ही वहाँ लाइन में नहीं लगना पड़ा। सरकार के अच्छे प्रबंध है कर रखे हैं। बढ़िया ये सीधा सवेरे आए सी मिर्जा जीरी जो भी गई बढ़िया रेट लग गई 3645 रुपये रेट लग गए। कोई दिक्कत नहीं आई। कासे दी नहीं बहुत बढ़िया साधन है सारे कासे का, पानी का, बिजली का, सारे कासे की सुविधा बढ़िया सारा कुछ। नूह के तावड़ू में पशु नस्ल सुधार को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में महिला व पुरुष पशुपालक शामिल हुए। इस दौरान प्रधान वैज्ञानिक एवं विभागाध्यक्ष केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र डॉक्टर सज्जन सिंह अहलावत ने बताया कि जिले में भैंस नस्ल सुधार को लेकर सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। नस्ल सुधार को लेकर अगले 2 वर्षों में जिले में 28 लाख रुपए खर्च कर नस्ल सुधार का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर खंड स्तर पर अलग अलग टीमें लगी हुई हैं। उन्होंने बताया कि कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा पैदा हुए कटड़े व कटड़ियां अच्छी नस्ल के होते हैं, जो सामान्य तरीके से पैदा हुई भैंसों के मुकाबले 3 गुना अधिक दुग्ध देती हैं। यहाँ जो प्रति पशु उत्पादकता है वो और जिलों के मुकाबले में कम थी। या शिक्षा की दर कम है, यहाँ विकास की दर कम है। उसको गति देने, पशुपालन के माध्यम से उसको गति देने के लिए हमने ये जिला चुना है और इसमें हमने 5 कृत्रिम गर्भाधानकर्ताओं का चयन किया है, जो किसान के द्वार पर जाकर किसान पशुपालक भाइयों की भैंस का कृत्रिम गर्भाधान करेंगे उत्तम गुणवत्ता के वीर्य के टीकों से।
इस दिशा में हमने अब तक 3000 कृत्रिम गर्भाधान कर चुके हैं भैंस में, और इससे में हमें लगभग 1500 बच्चे और कटड़ियाँ मिलेंगी, जो अब तक हम 100 कटड़े जो पैदा हो चुके हैं उनका टैगिंग करवा चुके हैं, जिसमें अच्छी नस्ल के जो कटड़े पैदा हुए हैं। प्रशिक्षण में पशुपालकों को बताया कि तावड़ू क्षेत्र में 3000 पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किया जा चुका है। सामान्य कटड़ियों के मुकाबले उनका औसत वजन भी ज़्यादा है और अच्छी नस्ल के भी हैं। ऐसे सभी कटड़ियों की टैगिंग की जा चुकी है। समय समय पर उनकी स्वास्थ्य जांच भी निःशुल्क की जा रही है। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले करीब 2 दर्जन महिला पशुपालकों को मिनरल मिक्सर व ज़रूरी दवाएं सहित प्रमाण पत्र वितरित किए गए। शिविर में पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर वीरेंद्र सहरावत ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि अपने पशुओं का बीमा अवश्य कराएं और सरकार द्वारा पशुपालकों व किसानों के लिए जो लाभकारी योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ लें। वीर चक्र विजेता कमांडर इंद्र सिंह का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी को नष्ट करने में अहम भूमिका निभाई थी। मंगलवार को रोहतक में उनका सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। भारतीय नौसेना और हरियाणा पुलिस की टुकड़ी ने उन्हें सलामी दी। जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम राकेश सैनी व हरियाणा सरकार की ओर से पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने श्रद्धांजलि अर्पित की। कमांडर इंद्र सिंह के दामाद और भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एडमिरल नसीब सिंह ने बताया कि कमांडर इंद्र सिंह वर्ष 1945 में नौसेना में शामिल हुए। उन्होंने सेलर के तौर पर काम किया था। बाद में उन्हें कमीशन हासिल हुआ। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कमांडर इंद्र सिंह INS राजपूत का नेतृत्व कर रहे थे। हरियाणा पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष कर्नल RS मलिक ने कहा कि कमांडर इंद्र सिंह नौसेना के बहादुर अधिकारियों में से एक थे। पूर्व मंत्री एवं हरियाणा ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष मनीष ग्रोवर ने कहा कि कमांडर इंद्र सिंह ने अभूतपूर्व साहस का परिचय भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान दिया था। और उसके बाद उनकी थोड़ी हालत ख़राब होने लगी तो उनको हम लोग वापस ले आए। उनका इलाज चलता रहा। पहले लगा था कि वो रिकवर करेंगे, लेकिन पिछले 3-4 दिन से फिर उनका जो सिस्टम वो गिव अप करना शुरू हो गए। 4 अक्टूबर को हमने हॉस्पिटल में ही उनका 100वां बर्थडे मनाया। कर्नल मलिक साहब और उनकी जो टीम थी उन्होंने वहाँ पे ये अपना शाम को आयोजन किया और उसके बाद फिर वो वहीं पे वो उनका जो है अंतिम सांस ली उन्होंने। मैं समझता हूँ उस समय की जो लड़ाई और उस समय पाकिस्तान से पूरी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, उस बीच में आपका इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए इनके योगदान को राष्ट्र के समर्पित जो इन्होंने सेवा दी है भुलाया नहीं जा सकता। मैं अपनी ओर से, सरकार की ओर से, पार्टी की ओर से उनके चरणों में श्रद्धांजलि देता हूँ। ऐसे वीर भारत के लिए और पैदा होंगे। आप इनकी प्रेरणा से सैनिक, सिविल, आम आदमी इनके दिखाए रास्ते पर राष्ट्र की सेवा करने में आगे रहे। करनाल की बेटियां सरकार की योजनाओं से जुड़कर बड़ी संख्या में आत्मनिर्भर जीवन जी रही हैं। ये महिलाएं कृषि क्षेत्र से लेकर बिजनेस में अपनी पहचान बना रही हैं। शहर ही नहीं बल्कि गांव की महिलाएं भी सरकार की योजनाओं का फायदा उठाकर सफलता के पायदानों पर आगे बढ़ रही हैं। करनाल की ऐसी ही कुछ सफल बेटियां सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़कर खुद को न केवल अपने पैरों पर खड़ा किया बल्कि वे दूसरी महिलाओं को भी सशक्त बना रही हैं। दहा गांव की कौशल रानी ने बताया कि पहले वे घर पर खाली रहती थी और रोजगार का कोई जरिया नहीं था। फिर उन्होंने सरकार की एक योजना के बारे में जाना और LED बल्ब बनाने का प्रशिक्षण लिया। धीरे धीरे वह इसमें पारंगत हुई और आज वह न केवल खुद का बिजनेस कर रही हैं बल्कि उनके साथ जुड़कर अनेक महिलाएं भी रोजगार पा रही हैं। ऐसी ही एक सफल महिला रेखा चौहान ने बताया कि नाबार्ड के सहयोग से न केवल खुद की डेयरी स्थापित की बल्कि वह अन्य महिलाओं के साथ मिलकर दूध और उससे बने उत्पादों का व्यवसाय कर रही हैं। हम घर में ऐसे ही खाली बैठे थे और घर की आर्थिक स्थिति भी थोड़ी ठीक नहीं थी। उस टाइम पे हमारे पास कोई रोजगार नहीं था। थोड़ा JLG में हमने LED बल्ब की ट्रेनिंग ली दहा गांव में। तो वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद मेरे अंदर ये इच्छा जाहिर हुई कि मैं खुद का काम शुरू करूँ LED बल्ब का।
तो उसमें हमने ट्रेनिंग लेने के बाद अपने यहाँ खुद का एक ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के बाद हमने LED बल्ब बनाने का काम शुरू किया। जो हमारी बहनें दूसरी भी सीखने की कोशिश कर रही हैं और वो आगे चल के अपना काम शुरू करें। और मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं कामयाब हूँ ऐसे मेरी दूसरी बहनें भी कामयाब हों। PNB बैंक ने हमें 3 लाख का लोन दे दिया। उस 3 लाख के लोन में हमने छोटे मोटे अपने काम धंधे स्टार्ट किए, जैसे पशुपालन वगैरह। तो फिर सर हमने जैसे फिर उसके बाद हमने ये लोन पे करने के बाद फिर दोबारा से हमारा 5 लाख का लोन सेंक्शन हुआ। उससे हमने एक डेयरी फार्म बनाया। डेयरी में हम 10-12 महिलाएं मिलके अपना काम स्टार्ट करने लगी और काम स्टार्ट करने के लिए फिर हम दूध बेचने लगे। दूध के प्रोडक्ट बना के फिर उनको मार्केट में भी मिलेगा। और इसके साथ साथ इसकी हमें ट्रेनिंग भी दी गई सर नाबार्ड की तरफ से। पहले NDRI में हमें ट्रेनिंग दी गई, जहाँ पे हमने ट्रेनिंग लेके ये सब चीज़ें स्टार्ट की। महिलाओं को वित्तीय साक्षरता के बारे में जागरूक कर रही मंजू देवी ने कहा कि वे महिलाओं को सरकार की योजनाओं के बारे में बताती हैं ताकि वे अपना व्यवसाय स्थापित कर सकें। उन्होंने कहा कि सरकार की ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो केवल महिलाओं के लिए हैं, जिसमें उन्हें न्यूनतम ब्याज के साथ विभिन्न प्रोजेक्ट में सब्सिडी भी दी जाती है। वहीं करनाल में स्वयं सहायता समूह चलाकर महिलाओं को विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों से जोड़ने वाली जन कल्याण समिति की मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुषी मान ने बताया कि उनकी संस्था 2004 से महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वे गांव-गांव जाकर 10 से 12 महिलाओं का समूह बनाती हैं। उसके बाद बैंक के माध्यम से उन्हें ऋण मुहैया कराया जाता है। मैंने तो इसी तरह मुझे ग्राम शक्ति कोर्स करने के बाद सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। उस सर्टिफिकेट के बलबूते पर या काबिलियत के बलबूते पर मैं अब RBI का प्रोजेक्ट दोबारा हमारा जो यमुनानगर है जिला, उसमें रादौर ब्लॉक है, मैं FC के जो पोस्ट है उस पर काम करती हूँ। और जैसे भी जो बैंक से स्कीम्स हैं, जैसे PMSBY है, जैसे बीमा, APY पेंशन है, बैंक से कई प्रकार की स्कीमें हैं। तो मैं जो गांव के ग्रामीण लोग हैं उनको बैंक से जोड़ती हूं, उनको वित्तीय साक्षरता के बारे में बताती हूं। गांव-गांव जाकर सर हम 10 या 12 महिलाओं को एक साथ जोड़ के उनका स्वयं सहायता समूह बनाते हैं। और सबसे पहले स्वयं सहायता समूह का हमारा जो मकसद होता है बनाने का, वो होता है बचत करना, ताकि महिलाएं छोटी छोटी बचतों से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। जब हम गाँव में जाते हैं तो देखते हैं कि आज भी महिलाएं ऐसी मिलती हैं जिनका बैंक में खाता भी नहीं है, और उनका सबसे पहले बैंक में खाता खुलवाया जाता है। खाता खुलवा के उनको स्वयं सहायता समूह से जोड़कर और 500 रुपये, 1000 रुपये, जितनी उनकी इच्छा होती है उनकी बचत करवाते हैं। फिर जैसे 6 महीने बचत करने के बाद बैंक देखता है कि इनका व्यवहार अच्छा है, लेन देन अच्छा हो रहा है, तो वो 6 महीने बाद बैंक उस समूह को लोन देता है उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पार्लियामेंट तथा EW डायरेक्टर बीनू बत्रा ने आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत चंडीगढ़ के दफ्तरों का दौरा कर स्वच्छता निरीक्षण किया। उन्होंने PIB, CBC, दूरदर्शन, DD न्यूज़ और आकाशवाणी चंडीगढ़ के दफ्तरों में जाकर साफ सफाई का जायजा लिया। इस दौरान दूरदर्शन के सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं कल वह शिमला के दौरे पर जाएंगी, जहां वह मंत्रालय के अन्य दफ्तरों में सफाई निरीक्षण करेंगी। एशियन गेम्स के मुक्केबाजी में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज प्रवीण हुड्डा का रोहतक जिला के पैतृक गांव रुड़की में सम्मान समारोह हुआ। इस दौरान ग्रामीणों ने पदक हासिल करने पर मुक्केबाज को बधाई दी और अगले साल होने वाले ओलंपिक के लिए शुभकामनाएं। प्रवीण हुड्डा ने भी एशियन गेम्स के अपने अनुभव साझा किए। प्रवीण हुड्डा ने एशियन गेम्स में 57 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल कर हरियाणा और देश का नाम रोशन किया। इसी के साथ उसने अगले साल पेरिस में होने वाले ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। मेरा ब्रोंज आया है तो मैं सोचती हूँ कि भाई ये गोल्ड से भी मुझे ज़्यादा ही कुछ सिखाया इसने। अगर गोल्ड आता तो मुझे ये लगता कि हाँ मैं बेस्ट हूँ, बट अभी ब्रोंज आया है तो मैं अपनी थोड़ी बहुत जो कमियाँ हैं, जो मैं अपनी फाइट देखूंगी जिससे मैं हारी थी और उन पे काम करूँगी, तो मतलब उनसे सीखूंगी मैं और आगे की ओलंपिक्स के लिए और अच्छी तैयारी करूँगी। ओलंपिक्स में भी वहीं लड़कियाँ आएंगी जो अभी थी, तो वहाँ पे इनसे ही सीखना पड़ेगा अपनी कमियों से। गांव वाले भी बहुत खुश हैं, मेरे घर वाले बहुत खुश हैं। उनका भी थोड़ा ये रहता है कि भाई हमारा बच्चा गोल्ड लेके आए, तो प्रेशर रहता है कि मतलब थोड़ा परफॉर्म अच्छा करना है। सभी हमारे ऊपर उनकी इतनी उम्मीदें होती हैं, पूरे देश को हमसे उम्मीदें होती है कि भाई हम पदक लेके आए। कोच सुधीर हुड्डा ने कहा कि प्रवीण ओलंपिक की तैयारी में जुट गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रवीण अगले साल होने वाले ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर
देश का नाम रोशन करेगी। ग्रामीण जगबीर हुड्डा ने कहा कि प्रवीण ने एशियन गेम्स में पदक हासिल कर रुड़की गांव का नाम रोशन किया है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। शुरू से ही मेरा जो उद्देश्य था, मैं इसको बार बार कहता था कि प्रवीण हमने ओलंपिक में जाना है, तो सबसे हमारे लिए जो सर्वोपरि था, जो सबसे हमारे लिए ओलंपिक था, और उसमें हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जो भी है हमें चुनौती लिया, हमने उसको है ना पूरा किया है, और हमारी ये भी चुनौती है कि हम अब की बार है ना गोल्ड लेके आएंगे। और अब ये 31 जुलाई से हमारा ओलंपिक है पेरिस में, तो उसके लिए हम अच्छी तैयारी करेंगे। अभी हमने बार बार इसकी वीडियो देखी है, जो सेमीफाइनल बाउट थी चाइनीज ताइपे के साथ, उसमें छोटी छोटी मामूली इसने गलती की है, और क्वार्टर फाइनल बाउट में थोड़ी सी चोट लगी थी। जो आज इतने खुशी का माहौल है, गाँव पूरा गाँव, जो हमारी बेटी ने इतना बड़ा नाम गांव का किया है, प्रदेश का किया है, देश का किया है, ये हमारे गांव के लिए बहुत गर्व की बात है। और आज हमारा पूरा गांव इस बेटी ने जो गांव का नाम ऊंचा किया, इससे पूरा गांव गदगद है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।